सारे पैसे बड़े भाई अजय को भेजता और कहता मेरी पत्नी बच्चों को जरूरत के अलावा एक भी रुपया भी फालतू मत देना। जो अजय ने इस बात का फायदा उठाया था, वो अविनाश की पत्नी को कुछ न देता और उसके बच्चे खाने के लिए भी तरस कर रह गए और अजय ने उन पैसों से कारोबार कर लिया। 15 साल बाद अविनाश वापस आया तो अजय बोला, तुम्हारा कारोबार में कोई हिस्सा नहीं और तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारी पत्नी ले लेती थी। जो अब अविनाश पत्नी की ओर मुड़ा तो पति ने कांपते हुए फौरन अलमारी का दरवाजा खोलो तो अजय के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उसके अंदर से पहले दिन से ही अविनाश को निशा एक आंख न भाई। वो साधारण शक्लो सूरत की कम पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे अविनाश की मां अपनी मर्जी से ब्याह कर ले आई थी, जबकि अविनाश सुंदर पत्नी चाहता था। ज्यादा मेरे करीब होने की कोशिश मत करना, तुम्हें माँ जी ब्याह कर लाई है, इसलिए तुम्हारी जो भी जरूरत हो तुम उन्हीं से कहना। फालतू में मेरे सर पर सवार हुई तो अच्छा नहीं होगा। पहली रात ही अविनाश ने उसे बुरी तरह से झिड़क दिया। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली निशा सहम गई, मगर उसने अपने होठ सी लिए थे। अविनाश ने निशा को कभी अपनी पत्नी स्वीकार ना किया और ना ही उसने कभी उसकी कोई जरूरत पूरी की। माँ भी जब तक जिंदा रही वो निशा को सर्दी और गर्मी के कपड़े दिला दिया करती थी। निशा को पैसों की जरूरत होती तब भी वो माँ से ही कहती। वो अच्छी औरत थी, कभी निशा की मदद कर दिया करती थी और कभी उसे समझा देती थी कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। निशा ने भी शायद इनको अपनी किस्मत समझकर मान लिया था। वो खामोशी से घर के काम काज में जुट गई। सुंदर कम सही लेकिन बहुत सुधर औरत थी। उसने पूरे घर को स्वर्ग जैसे बना दिया था। अविनाश के कपड़े हर समय इस्त्री किए हुए अलमारियों में लटके हुए रहते थे। घर में जो भी सामान आता निशा उससे बहुत स्वादिष्ट खाने बनाती। सास तो उससे बहुत खुश थी, लेकिन ना जाने क्यों अविनाश को उससे कोई रुचि नहीं थी। हाँ, जैसे तैसे करके अब वह उससे थोड़ी बात कर लिया करता था। अविनाश का बड़ा भाई अजय भी शादीशुदा था। उसकी पत्नी अंजलि को निशा ने ना जाने कौन सा बैर था, अजय उसे अपनी पसंद से ब्याह कर लाया था और माँ जी को वो एक आंख न भाती थी। माँ जी अपनी हर बात में निशा में राय लेती, इसलिए अंजलि को उससे चिढ़ थी। माँ जी का देहांत होते ही निशा पर तो जैसे पूरी दुनिया ही तंग हो गई थी। इस घर में अब उसका अकेला सहारा भी ना रहा था। अविनाश तो वैसे ही उसे पसंद ना करता था। अंजलि ने घर के हर काम से अपने हाथ खींच लिए। निशा सुबह भोर से जागती तो रात तक उसके कामकाज ही खत्म ना होते थे। अविनाश बाहर काम से आता तो आकर निशा को थके हारे अंदाज में घर के कामकाज निपटाता देखकर उसे गुस्सा आता। कभी तो किसी अच्छे हुलिये में तैयार हो जाया करो। बाहर की लड़कियों को देखा है कभी, कितनी बनी सवारी होती हैं। और तो और अंजलि भाभी को ही देख लो, कितना ख्याल रखती हैं अपना। अजय भाई के साथ खड़ी हुई कितनी जचती हैं, और एक तुम हो मेरे साथ खड़ी होती हुई लगती हो जैसे काम करने वाली कोई बाई हो। घिन आती है मुझे तुमसे। अविनाश उसे ना जाने कितनी बातें सुना देता। निशा की आंखों में आंसू आ जाते। वह कहना चाहती थी कि अंजलि तो सारा दिन कोई काम करती ही नहीं, काम तो सारे उससे ही करवाए जाते हैं। लेकिन अविनाश उसकी बात सुनता तब ना। इन्हीं दिनों एक और घटना हुई। अविनाश की चलती हुई नौकरी छूट गई। वह बहुत परेशान रहने लगा। इस परेशानी का सारा गुस्सा वो निशा पर ही निकालता। जाहिल औरत, जैसी शक्ल है वैसे ही फूटे भाग्य है। अपने साथ साथ मुझे भी अपनी मनहूसियत लगा दी है। अच्छी भली नौकरी थी, अब वो भी हाथ से चली गई है। ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। अविनाश निशा को देखती ही चिल्लाने लगता। निशा खुद बहुत परेशान थी। घर पर अजय की कमाई से थोड़ा बहुत गुजारा होने लगा, लेकिन अजय चालाक था। उसने अपनी पूरी सैलरी कभी घर में दी ही नहीं थी। अभी देने वाले पैसों में उसने अभी कमी कर दी। घर में भूखे रहने तक की नौबत आ पहुंची। निशा का छोटा सा एक बेटा था और वो खुद 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। छोटा बच्चा भूख से बिलखता और दूध मांगता तो निशा तड़प कर रह जाती। मगर अविनाश को कुछ कहना मतलब अपनी सामत पुलवाना था, इसलिए बस वो धीरज की घूंट पीकर रह जाती। एक दिन अविनाश घर आया तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी चमक थी। तुम्हारी शादी के गहने कहाँ हैं? वो जो माँ ने तुम्हें दिए थे, और माँ ने अपने गहनों में भी तो तुम्हारे पास रखवा दिए थे, वो सारा मुझे चाहिए, अविनाश ने आदेश भरे अंदाज में कहा। निशा कुछ पल तक तो उसे देखती रही, लेकिन इनकार करने की हिम्मत इसमें कहाँ थी। उसने सारे गहने
ने जो कई तोले थे वो लाकर अविनाश के सामने रख दिए। लेकिन इससे सवाल पूछ ही लिया, आप इन गहनों का क्या करेंगे? क्या कोई कारोबार करना चाह रहे हैं? निशा ने पूछा तो अविनाश हंस दिया, यहाँ पर रहकर कारोबार करूंगा तो तुम्हारी मनहूसियत उसे भी ले डूबेगी। मैं इन गहनों को बेचकर अमेरिका जाना चाहता हूँ, वहाँ अच्छी नौकरी मिल रही है, हमारे हालात बदल जाएंगे। गहनों के डब्बे लेकर वो घर से बाहर चला गया। निशा उसे जाते हुए देखने लगी। उसके दिल को कुछ हो रहा था। अंजलि और अजय का व्यवहार पहले ही उसके साथ अच्छा नहीं था। अगर अविनाश भी इस घर से चला जाता तो ना जाने उसके साथ क्या करते। लेकिन खुद अविनाश भी तो कम नहीं था। गहने बेचते ही उसने अपने अमेरिका जाने की सारी व्यवस्था कर ली थी। जिस दिन उसकी अमेरिका की फ्लाइट थी वो बड़े जोशीले अंदाज में तैयारी कर रहा था। निशा का छोटा बेटा आज सुबह से मछली जा रहा था। उसने अंजलि के बेटे के पास एक काले रंग की गाड़ी देख ली थी और बार बार अपनी माँ से वैसा ही खिलौना मांग रहा था। निशा उसे पुचकार पुचकार कर थक चुकी थी। तंग आकर उसने बच्ची को गले से लगाया और बोली, तुम्हारे पापा अमेरिका जा रहे हैं, वहां से बहुत सारे पैसे भेजेंगे, इन पैसों से मैं आपको एक गाड़ी दिलाऊंगी। बच्चा समझा तो नहीं, लेकिन माँ की बात पर थोड़ा सा खुश जरूर हो गया था। अविनाश कुछ पल तक निशा को देखता रहा। उसके दिल में नफरत की तेज लहर उठी। लगातार कामकाज ने इसे और भी बदसूरत और कमजोर बना दिया। वो अचानक कमरे से निकला। सामने ही अजय और अंजलि हंसते हुए कोई बात कर रहे थे। अविनाश को अपनी भाभी बहुत पसंद थी, सुंदर और समझदार। वो आगे बढ़ा, हाँ भाई, सारी तैयारी हो गई अमेरिका जाने की? अजय भाई ने पूछा तो अविनाश बोला, जी भाई, मगर इस बेवकूफ औरत को देखिए, अभी मैं वहां पहुंचा नहीं और ये मेरी कमाई पर नजर लगाए बैठी है कि मैं वहां से खूब सारे पैसे इसे भेजूंगा और ये फिजूल पैसों को उड़ाएगी। अंजलि के भी कान खड़े हुए। खुद अजय भी थोड़ा गंभीर सा हो गया था। तभी अविनाश बोला, नौकरी मिलते ही मैं वहां की सारी कमाई आपके अकाउंट में भेजा करूंगा। अगर निशा आपसे पैसे मांगे तो जरूरत के पैसों के अलावा इसे कोई पैसा ना दीजिएगा, बल्कि अपने पास पैसे जमा कीजिएगा। कुछ समय के बाद मैं वहां से लौट आऊंगा और यहाँ आकर अपना कारोबार करूंगा। अगर मैं सारी कमाई इस औरत को भेजता रहा तो मेरे आने से पहले सब कुछ खर्च कर देगी। वैसे भी उसकी जरूरत ही क्या है? खुद से कहते हुए अविनाश ने सिर झटका। अजय के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। यही तो वो और अंजलि चाहते थे, जो अविनाश ने अपने मुंह से कह दिया था। जाते समय भी अविनाश ने निशा से कोई बात ना की। वो चला गया तो दिन खामोशी से गुजरने लगे। निशा इसी तरह अपनी खराब होती तबीयत के बाद भी सारे घर के कामकाज करती रहती। उसका फ्रूट खाने को दिल चाहता, लेकिन वो इंतजार कर रही थी कि अविनाश पैसे भेजेगा तो वो अपनी दवाइयाँ भी लाएगी और फल फ्रूट भी। अविनाश को गए हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका था। वो परेशान थी कि अभी तक उसने पैसे क्यों नहीं भेजे। उस दिन अजय घर वापस आया तो उसके हाथ में बड़े बड़े सौपर थे। अंजलि, वो अंजलि, मेरी दोस्ती को आज शाम दावत है, निशा से कहना कि जरा अच्छा सा खाना बनाए। उसने थैले किचन में रखते हुए कहा। अंदर से अंजलि इठलाती हुई बाहर आ गई। मैंने आपसे कहा था कि मुझे शॉपिंग पर जाना है और छोटे के स्कूल की फीस भी देनी है, आपने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। अंजलि के कहते ही अजय ने जेब में हाथ डाला और कहा, अरे इंतजार की क्या बात है, अविनाश जाते इतने सारे पैसे भेज दिए हैं, ये लो तुम शॉपिंग कर आना। उसने कई नोट अंजलि की ओर बढ़ाए जिसे उसने खुशी से झपट लिया। सामने ही निशा पोछा लगा रही थी। उसने भी अजय को देखा। अविनाश ने पैसे भेज दिए थे और उसे बताया तक नहीं था, जबकि उसके पास अपनी दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। निशा ने झिझकते हुए अजय से पूछा कि अविनाश ने पैसे भेज दिए हैं? अगर ऐसा है तो मुझे मेरे पैसे दे, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। निशा ने कहा तो अजय गंभीर होते हुए उसकी ओर बढ़ा। हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे, उसने अलग से भेजे थे। अजय ने जेब में हाथ डालकर 1000 रुपये निकालकर निशा की ओर बढ़ा दिए। वो हैरान रह गई। सिर्फ 1000? इसमें क्या करूंगी अजय भाई? निशा से पूछा तो अजय चिढ़ गया। अरे तुम्हारी जरूरत और है ही क्या, खाना पीना तो घर में चल रहा है, कपड़े जूते तुम अंजलि से लेकर पहन लिया करना, बच्चा तुम्हारा अभी छोटा है, इतने पैसों में ही तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। इतना कहते वो वहां से चला गया। निशा 1000 रुपए में पकड़ी खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू आने लगे।
उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। लेकिन इन 1000 रुपए से वो क्या करती? बच्चा कई दिनों से खिलौना मांग रहा था। निशा खामोशी से जाकर उसे खिलौना दिला लाई। खुद उसके अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े फट चुके थे, लेकिन इन पैसों में वो क्या क्या खरीदती। अपनी खराब तबीयत को खामोशी से बर्दाश्त कर गई, मगर कितना सहन करती। 9वां महीना पूरा होते उसे तेज दर्द उठने लगे, मगर उसके पास तो पैसे बचे ही नहीं थे। किचन में खाना बनाते बनाते उसके पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होने लगा। वो तड़प उठी। अंजलि ने उसे नीचे गिरते हुए देख लिया था, इसलिए मुंह बनाने लगी। अब इस तरह महारानी की डिलीवरी पर हजारों रुपए का खर्चा आ जाएगा, उसने बड़बड़ाते हुए अजय से कहा, जो मोबाइल पर बिजी था। क्यों हजारों रुपए का खर्चा आएगा? मैं रिक्शा लेकर आता हूँ, इसे सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। आखिर सरकारी अस्पतालों में तो लोगों की डिलीवरियां होती हैं। वैसे भी अविनाश ने कहा था कि वह निशा पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता। अजय ने आराम से कहा और उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद रिक्शा आया तो पड़ोसन के साथ तड़पती हुई निशा को बिठाकर सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। खुद उसने अस्पताल जाना भी गवारा नहीं किया। सरकारी अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन थी। निशा दर्द से तड़पती रही। डॉक्टर ने उसके लिए ऑपरेशन का कहा था। पड़ोसन तो थक हार कर शाम को वापस आ गई। निशा लवारिसों की तरह सरकारी अस्पताल में ही पड़ी रही। जब उसका नंबर आया तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया। उसकी एक बेटी पैदा हुई थी। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसका पति ही उसका ख्याल न रखता था तो उसे किसी और की क्या जरूरत थी उसका ख्याल रखे। डॉक्टर ने दवाइयों का एक पर्चा उसे थमा दिया। यहाँ पर सिर्फ इलाज मुफ्त होता है, दवाइयाँ खुद खरीदनी पड़ती है। बाहर जाकर ये सब खरीद लेना, डॉक्टर ने सख्ती से कहा। निशा उठ खड़ी हुई। वो जानती थी दवाइयों के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं आएगा। लड़खड़ाते कदमों से वो भी उसके पास पैसे नहीं थे। घर में अजय और अंजलि बैठे थे। अजय ने मुंह बनाते हुए रिक्शे वाले को किराया दे दिया। निशा ने दवाइयों का पर्चा अंजलि को पकड़ाया और कहा, ये मेरी कुछ दवाइयां हैं जो खाना जरूरी है, वरना घाव नहीं सूखेगा। अविनाश से कहें कि मुझे इन दवाइयों के पैसे भेज दे, निशा ने कहा था। अंजलि ने लापरवाही से पर्चा साइड में रख दिया। अविनाश भाई ने जो पैसे भेजे थे उससे अजय ने अपना कारोबार शुरू कर लिया है। अभी फिलहाल तो उसके पास कोई पैसा नहीं है, और वैसे भी अविनाश भाई ने खुद ही कहा था कि तुम्हें तुम्हारी जरूरत के अलावा कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अब हम भला क्या कर सकते हैं? वो कंधे उचकाकर कमरे से निकल गई। निशा का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे। नन्ही सी जान को दूध की जरूरत थी, मगर निशा को ना तो दवाइयां मिल रही थी और ना ही अच्छी खुराक। ऐसे में वो बच्ची को दूध कैसे पिलाती? जैसे तैसे करके वो चौथे पांचवें दिन चारपाई से उठ खड़ी हुई। दवाइयां खरीदने के लिए उसने अपने कानों में डाली हुई बालियां ले जाकर बाजार में बेच दी थी, जिनसे उनकी 1 हफ्ते की दवाइयां आ गई। किसी तरह से उसका घाव ठीक हुआ तो वो खामोशी से दोबारा घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि जितने दिन वो चारपाई पर रही थी अंजलि उसे एक समय का खाना देती तो दूसरे समय शोर मचाने लगती थी। अविनाश तो ऐसा गया कि उसने पलटकर दोबारा निशा की कभी खबर ही ना ली। अजय ने उसके भेजे हुए पैसों से अपना कारोबार जमा लिया था। अब उसे लाखों की आमदनी होने लगी थी। उसके और अंजलि के तो तेवर ही बदल गए थे। घर में नौकरों को भी रख लिया गया था। निशा पर काम का बोझ तो काफी कम हो गया था, लेकिन वो और उसके बच्चे नौकरों से भी बुरी जिंदगी गुजार रहे थे। उसके हिस्से में अब भी वही 1000 रुपए जो हर महीने अविनाश के भेजे हुए पैसों में से निकालकर अजय उसके हाथ पर रख देता था। अजय के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे थे, जबकि निशा के पास इतने पैसे भी ना होते थे कि वो अपने दोनों बच्चों को अच्छी स्कूल में भेज सके। तंग आकर उन्हें दोनों बच्चों को पास के सरकारी स्कूल में ही भेजना शुरू कर दिया था। घर में अच्छे अच्छे खाने बनते। अंजलि, उसके बच्चे और अजय टेबल पर बैठकर शान से वो खाना खाते, जबकि निशा के बच्चे तरसती हुई निगाहों से उनके खाने को देखते रहते। अंजलि तब तक उन्हें खाना खाने नहीं देती थी जब तक वो उसके बच्चे खाना खा न लेते। उसके बाद बचा हुआ खाना वो एक प्लेट में डालकर निशा के सामने रख देती।
ये लोग खिलाओ इन भुक्कड़ों को, मेरे बच्चों को देखते रहते हैं, हर समय नजर लगाए रखते हैं। न जाने कब जान छूटेगी तुमसे और तुम्हारे इन सपोलों से। वो नफरत भरे अंदाज में निशा को प्लेट थमाते हुए कहती। निशा खामोशी से अपने बच्चों को खाना लेकर अलग कमरे में चली जाती। पिछले कई सालों से उसने अपने लिए कोई नया जोड़ा नहीं बनवाया था। मोहल्ले वाले उसकी हालात जानते थे। साथ वाली पड़ोसन उसे अपने पुराने कपड़े दी जाती। निशा ने कई बार अजय से कहा था कि वो बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए उसे पैसे दे, लेकिन जवाब में अंजलि अपने बच्चों की उतरन उठाकर उसे दे देती और कहती यही पहना लो अपने बच्चों को, वैसे भी कौन सा कहीं के राजकुमार हैं। इनके बाप को तो इनकी परवाह ही नहीं, तो हम परवाह क्यों करें। निशा खामोशी से वहां से उठ जाती। बात तो उसकी सच थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे। 15 साल का समय गुजर गया। सरकारी स्कूलों से निकालकर निशा के बच्चे अब कॉलेज में जाने लगे थे, लेकिन अंजलि के बच्चे उनसे कहीं ज्यादा सफल थे। अजय का बनाया हुआ कारोबार अब पूरे शहर में फैल चुका था। घर में पैसे की रेल पेल थी। अगर निशा को देखकर यूं लगता जैसे वो घर की इतना चाय वाई सर शिफ्ट के बीच में और क्या ही करे आदमी। इनसे कहिए कि फ्री टाइम का फायदा उठाएं, ज़ूपी पर लूडो खेलें और पैसे निकालते जाएं। ज़ूपी स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली ₹1। ज़ूपी.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। कोई नौकरानी हो। उस दिन छुट्टी का दिन था। अजय देर से उठा। अंजलि बने सॉरी नाश्ते की मेज पर बैठी थी। आज तो हलवा पूरी बनाओ, बहुत दिल चाह रहा है हलवा पूरी खाने का। अजय ने निशा को आदेश दिया तो किचन में सबका नाश्ता बन चुका था। उसने खामोशी से हलवा पूरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि खाना किचन में अब भी वही बनाया करती थी। काफी देर की मेहनत के बाद जब उसने गर्म गर्म हलवा पूरी बनाकर लाया और अजय और उसके बच्चे के सामने रखी तो बाहरी दरवाजे पर शोर सा मचा। कोई है, छुट्टी के दिन सुबह सुबह कौन आ गया। अजय ने गुस्से से कहा, लेकिन दरवाजे से अविनाश अंदर आ रहा था। वो चेहरे से बड़ा खुश नजर आ रहा था, मगर सर के बाल सफेद हो चुके थे। वो पहले से काफी कमजोर लग रहा था। शायद वो वहां पर बहुत मेहनत किया करता था। अविनाश को देखते ही अजय चौंका। अविनाश आगे बढ़कर उसके गले लग गया, मगर अजय के अंदाज में कोई अपनापन नहीं था। अंजलि के बच्चे भी उससे ऐसे ही मिले और अंजलि ने भी बस बैठे बैठे ही नमस्ते किया। कैसी हो अविनाश, तुमने तो आने की कोई खबर ही नहीं दी। अजय ने चाय के मग को मुंह में लगाते हुए कहा। तो अविनाश खामोशी से कुर्सी घसीट कर वहीं नाश्ते की मेज पर बैठ गया। मैं पिछले कई दिनों से आपको फोन कर रहा था, लेकिन आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मैं यही बताना चाहता था कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, अविनाश ने कहा तो अजय ने अपना सर हिला दिया। अरे हाँ भाई, बिजी ही इतना रहता हूँ, फोन उठाने का भी समय नहीं मिलता। जाओ निशा, अविनाश के लिए भी नाश्ता लाओ, अजय ने आदेश भरे अंदाज में कहा। अविनाश ने एक निगाह निशा पर डाली थी। अजय भाई, मैं अभी आपसे बस यही पूछने वाला था कि कारोबार के क्या हालात हैं। मैं अमेरिका से नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। अब आप ऐसा कीजिए, फ्री होने के बाद मुझे कारोबार में मेरा हिस्सा दे दीजिएगा। मैं अब अपने कारोबार पर ही ध्यान दूंगा। दोबारा वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, अविनाश ने आम से स्वर में कहा। लेकिन नाश्ते की मेज पर अचानक ही सबको साफ सूंघ गया था। अजय ने नाश्ते से हाथ रोककर अविनाश की ओर देखा। कैसा कारोबार, कैसा हिस्सा? तुम्हारा तो इस कारोबार में कोई हिस्सा नहीं है। तुम तो पिछले 15 साल से अमेरिका में बैठे हो। इस कारोबार को दिन रात मेहनत करके मैंने खड़ा किया है। अब तुम इसमें अपना हिस्सा कैसे मांग सकते हो? अजय की आवाज में गुस्सा झलका था। अविनाश हक्का बक्का रह गया, लेकिन वो अचानक से बोला, लेकिन अजय भाई, मैंने तो आपसे कहा था कि आप मेरी भेजी हुई पूंजी को अपने पास रखिएगा और उसे कारोबार में लगा दीजिएगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपना कारोबार आपसे ले लूंगा। मैं आपको हर महीने अच्छे खासे पैसे भेजा करता था। क्या आपने उसे कारोबार में नहीं लगाया? अविनाश की आवाज सदमे के मारे फट रही थी। अजय ने एक गहरी सांस ली। अरे अविनाश, तुम पहले अपनी पत्नी से पूछ लो कि वो सारी पूंजी कहाँ गई। हर महीने भी पैसे तुम भेजा करते थे, वो सब ये मैडम अपनी अय्यासियों में उड़ा देती थी। इसने कभी वो पैसे हमें इस्तेमाल करने ही नहीं दिए। मैंने तो अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया है और ये कारोबार बनाया है।
इसमें से तो मैं तुम्हें एक ठेला भी नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हें अगर अपने भेजे हुए पैसे चाहिए तो मेरी बजाय अपनी पत्नी से पूछो। अजय गुस्से से कहता हुआ नाश्ते की मेज से उठा और खड़ा हुआ। अंजलि भी मुंह बनाते हुए उठ गई, लेकिन अविनाश के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। 15 साल वह इतनी मेहनत करके घर में पैसे भेजता रहा था, लेकिन अब यहाँ तो कुछ भी नहीं था। निशा किचन से उसके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। सारी बातें उसने सुन ली थी। उसके कदमों में लड़खड़ाहट थी। अविनाश ने कटीली नजर उसके ऊपर डाली और बोला, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? मैंने कहा भी था कि मेरे भेजे हुए रुपयों में से सिवाय जरूरत के तुम कुछ नहीं ले सकती। फिर तुमने मेरे भेजे हुए सारे पैसे क्यों खर्च किए? तुम मेरी सोच से बढ़कर जाहिल औरत हो। उसके हाथ में पकड़ा हुआ नाश्ता उठाकर जमीन पर पटकते हुए अविनाश जोर से चिल्ला रहा था। निशा का दिल सहम कर रह गया था। मैं सारी उम्र परदेश में मेहनत करता रहा और बाहर देखो, अजय भाई की शानदार सी गाड़ी खड़ी है। ये घर इनका है, ये कारोबार इनका है, और मेरे हाथ में क्या है? तुम्हारी जैसी बेवकूफ औरत। न जाने तुमने बच्चों की कैसी परवरिश की होगी। दिखाओ मुझे वो सारा सामान जो तुमने मेरी मेहनत से भेजी हुई पूंजी से खरीदा है। अविनाश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। निशा डरने लगी। अविनाश गुस्से से कमरे में गया था, लेकिन कमरे में आते वो बुरी तरह से चौंका। जो फर्नीचर और सामान वो छोड़कर गया था वो सारा खराब हो चुका था। सीलन से भरी हुई दीवारें थी। पूरे घर में शानदार पेंट हुआ था, लेकिन सिर्फ निशा का कमरा ही ऐसा खराब पड़ा था। दीवार के साथ एक पुरानी अलमारी रखी थी, वही अलमारी जो निशा अपने दहेज में लेकर आई थी। उसके दोनों पट उखड़ चुके थे। निशा ने किसी तरह कील ठोकर उन्हें लगा रखा था। अविनाश आगे बढ़ा। उसने जोरदार तरीके से अलमारी खोली। इन कपड़े और जूतों पर पैसे खर्च करती रही हो तुम। उसने अलमारी के अंदर झांका, लेकिन धक से रह गया। अलमारी के अंदर शायद 3 जोड़े रखे हुए थे और बच्चों के कपड़े वाले खाने में 2-2 जोड़े के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। जूते तो थे ही नहीं। अविनाश पलटा, ये सब क्या है? वो हैरान हो रहा था। निशा ने अपना सर झुका लिया। ठीक उसी पल खुले दरवाजे से निशा के दोनों बच्चे अंदर कमरे में आ गए। आप मम्मी से क्यों पूछ रही हैं? ये सब क्या है? आपको अपने भाई से पूछना चाहिए, जिनके अकाउंट में आप हर महीने पैसे भेजा करते थे। निशा का बड़ा बेटा गुस्से से कह रहा था। साधारण शिक्षा और कम खाने के कारण उसका व्यक्तित्व दबा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी वह निडर था। अपने बच्चों को देखकर अविनाश थोड़ा पिघल गया। वो आगे बढ़कर उन्हें गले लगाना चाहता था, लेकिन बेटे ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सारी जिंदगी आपने दूसरों पर भरोसा किया और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अनदेखा किया। कभी सोचा भी है आपने कि आप जो सारे पैसे भेजा करते थे वो ताऊ जी हमें क्यों देते? उन्होंने वो सारी पूंजी हमेशा अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर खर्च की। मेरे सामने आपके भेजे हुए पैसों से उनके बच्चे खिलौने लेकर ऐश करते रहे, अच्छा खाना खाते रहे, अच्छे स्कूलों में पढ़ते रहे, और हमारे पास खाने के लिए कभी एक समय का खाना होता और कभी ना होता। उनका बचा हुआ खाना हमें खाना पड़ता था। हम दूसरों की उतरन पहनकर अब तक गुजारा कर रहे हैं। मम्मी सारा दिन जानवरों की तरह घर में काम करती है। आपके भेजे हुए पैसों से ही उन्होंने अपना कारोबार बनाया और आज वो लोग ऐश कर रहे हैं, जबकि आज एक बार फिर आकर आप हमारी माँ पर चिल्ला रहे हैं। अविनाश के बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। खुद अविनाश भी हैरान परेशान खड़ा था। उसके दोनों बच्चे और पत्नी नौकरों से भी बेकार हुलिये में लग रहे थे। तीनों की सेहत भी बहुत कमजोर थी। अविनाश लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। पैसे तो वो हर महीने अजय के अकाउंट में ही भेजा करता था, तो फिर क्या अजय उसे झूठ बोल रहा था? अविनाश को विश्वास नहीं आया। मैं खुद भाई से बात करता हूँ। वो दबे दबे कदमों से चलता हुआ अजय के कमरे के सामने जाकर खड़ा हुआ, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। अविनाश ने लॉक पर हाथ रखा और अंदर को धकेलने चाहा, लेकिन अगले ही पल वो चौंक गया। खुले दरवाजे से अंदर की आवाजें बाहर भी साफ सुनाई दे रही थी। अगर अविनाश को पता चल गया कि आपने यह कारोबार सारा उसी के पैसों से खड़ा किया है और आपने पूरी जिंदगी उसके पैसे भेजे हैं, तो निशा को सिर्फ 1000 रुपए दिए हैं, तो फिर क्या होगा? अंजलि ने कहा। अजय जोर से हंसा था। चिंता मत करो, अविनाश को निशा से बहुत नफरत है। वो उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो चाहे सर पटक पटक कर बोले कि अविनाश का भेजा हुआ
सारा पैसा हमने इस्तेमाल किया है। वो मानेगा नहीं, सिर्फ वही बात जो मैं उससे कहूंगा। अजय के स्वर में घमंड था। अंजलि भी हंसने लगी। बेचारी निशा सारी उम्र हमारी और हमारे बच्चों की उतरन पहनती रही। सारी जिंदगी उसको दवा तक के लिए हमने पैसे ना दिए और आज अविनाश उसी को मुजरिम समझ रहा है, जबकि हम तो हमेशा की तरह उसकी अच्छी ही बने रहेंगे। अंजलि की बात पर अजय जोर से हंसा था। बेवकूफ आदमी ऐसे ही होते हैं। निशा ने उसका घर बनाने के लिए क्या नहीं किया, हमेशा उसकी सेवा की, उसके घर को हमेशा अपना ही समझा। लेकिन अविनाश है कि अक्ल का अंधा। अब अगर वो खुद अपनी पत्नी और अपने बच्चों की चिंता नहीं करता तो हम क्या कर सकते हैं। अजय की बात पर अंजलि भी उसे हाँ में हाँ मिलाने लगी। लेकिन दरवाजे से बाहर खड़ा हुआ अविनाश जैसे पत्थर की मूरत बन गया था। अजय की बात ने तो जैसे उसे आईना ही दिखा दिया था। सच में पिछले 15 सालों में एक बार भी उसे निशा की खैर खबर ना ली थी। हालांकि निशा ने उसके लिए क्या नहीं किया था। जानबूझकर वो उन्हें अपने ही रिश्तेदारों पर भरोसा करता रहा, जिन्होंने उसकी पीठ में खंजर घोंपा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पलटकर निशा के कमरे में चला गया, जहां वो अपने दोनों बच्चों के साथ खामोश बैठी थी। मुझे माफ कर दो निशा, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते हुए अविनाश गिड़गिड़ा रहा था। निशा खामोशी से देखती रही। अविनाश का इस तरह माफी मांगना उसके पीछे दुखों की खत्म तो नहीं कर सकता था। हाँ, मगर उसके बच्चों की आने वाली जिंदगी अब सुरक्षित हो गई थी। सच्चाई का पता चलते ही अविनाश ने अजय पर दबाव डालकर कारोबार का एक बड़ा सा हिस्सा अपने नाम करवा लिया था। हालांकि अजय उसे 1 रुपया भी नहीं देना चाहता था, लेकिन अविनाश ने उसे धमकी दी थी कि वो पिछले सारे सालों में अपनी भेजी हुई पूंजी का सबूत निकाल कर उसे जेल में भिजवा सकता है। तब जाकर अजय ने उसकी बात मानी थी। घर में उसका भी हिस्सा था। घर बेचकर उसने अपना और निशा का एक अलग घर बनवाया, जहां वो अपनी पत्नी और बच्चों को सारी खुशियां देना चाहता था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था, लेकिन अब वो खुश थे। देर ही सही उसे अकल आ गई थी और उसे अपनी पत्नी की भी कदर होने लगी थी, जिसने उसकी खातिर कितना बलिदान किया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे